सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 621 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वोकिंगी को दिखाया जाता है, जो कि रेफरी एल्डर से कहता है कि हम दोनों लोगों की टीम बैटल का नतीजा येलेन और जूफेन की फाइट के ऊपर ही डिपेंड करता था। और अब क्योंकि येलेन जूफेन से हार चुका है, इसका मतलब अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट डीमन स्कैमिंग सेक्ट से हार चुका है। जूफेन भी हंसते हुए से कहता है कि तुम सभी लोग अभी की मेरी सिचुएशन को देख सकते हो और हमारे बाकी के सभी डिसाइपल्स तुम लोगों की टीम का तो कोई मैच ही नहीं कर सकते थे, जिसका मतलब ये टीम बैटल तुमने नहीं बल्कि हमने हारी है। तो क्या करके फिर जूफेन क्विलन की पीठ पे बैठ करके वहां से चला जाता है। ब्रदर वोकिंग बस पीछे खड़ा उसे देखता रह जाता है और तभी पीछे से रेफरी एल्डर भी कहते हैं कि बहुत अच्छे, अब क्योंकि तुम दोनों ही इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करते हो, इसलिए तुम दोनों की बात को सुनते हुए मैं डिसाइड करते हुए बताता हूँ कि मुझे जूफेन के शब्दों में ज्यादा सेंस दिख रहा है, इसलिए इस टीम बैटल का नतीजा उसी के हिसाब से किया जाएगा। इतना कहते ही वो सभी लोगों को अनाउंस करते हुए बताते हैं कि दोनों पक्षों की बात को ध्यान से सुनने के बाद मैं डिक्लेयर करता हूँ कि अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की जीत डीमन स्कैमिंग सेक्ट की जीत से थोड़ी बेटर थी, इसलिए जीत अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की होती है। रेफरी एल्डर की अनाउंस करते ही, अब क्योंकि अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की इस वेस्टरलैंड में काफी ज्यादा अच्छी इज्जत है, इसलिए बाकी की सारी ऑडियंस भी इस फैसले को मानती है और उनके लिए तालियां बजाने लगती है। इधर यानमो भी अपने मन ही मन खुश होते हुए कहता है कि भले ही डीमंस का अपना खुद का एक पाथ होता है, शायद मैं भी आजकल इन लोगों की बातों से थोड़ा बदलने लगा हूँ। इधर हमें डैनियर और सिस्टर चूचू को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे इधर डैनियर तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सिस्टर चूचू से कहती है कि सिस्टर किंग चैन, ये क्या जूफेन ने इतना कुछ करने के बाद भी अपनी ग्लोरी, अपनी टॉप पे आने की पोजीशन, वो सब कुछ छोड़ दी। अगर उसकी इस बात से उनके वेनेबल तो काफी ज्यादा उससे गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि एक इस तरीके का चांस जिंदगी में शायद ही कभी मिलता है और शायद हो सकता है कि जब अगली बार ये लोग वापस इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में आए तो शायद उस टाइम ये अपने आप को और ज्यादा आगे ना बढ़ा पाए। इस पर सिस्टर चूचू तो उसकी बातों को सुनते हुए कुछ नहीं कह रही होती है और सिर्फ हल्के से स्माइल कर रही होती है, साथ ही उससे बस इतना कहती है कि वो बस ऐसा ही है, बिल्कुल पहले की तरह ही से, जैसे कि आज तक किसी भी चीज की परवाह नहीं रही। इसी के साथ में हमें उनके पीछे एक जख्मी दिल आसिक को भी दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं है बल्कि उनके ही सेक्ट का यंग मास्टर होता है। और वो जूफेन के इस जीत पर काफी ज्यादा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मन में कहता है कि तू कमीने जूफेन, तू मर क्यों नहीं जाता। जब स्कैमिंग और ट्रिक्स की बात आती है तो इस जूफेन ने उनका अनगिनत बार इस्तेमाल किया है, जबकि हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने तो ऐसा सिर्फ एक ही बार किया है। मगर लेकिन आखिर अब इस एंड पे वो जूफेन ही सभी लोगों के सामने एक नोबल हीरो बन करके क्यों दिख रहा है, जबकि हमारे प्रेस्टीजियस सेक्ट को पाखंडी कहा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों है। इधर एक्सीलेंट हायरन और बाइमी भी एक साथ खड़े होते हैं और तब एक्सीलेंट हायरन बाइमी से कहते हैं कि ये ओल्ड कोट ये 5 बार से डबल ड्रैगन गैदरिंग का जज रह चुका है, फिर भी ये पहली बार है जब मैं उसे इतना ज्यादा पक्षपाती देख पा रहा हूँ। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट विनर है और बस इतना ही, तो इसमें क्या है, बस थोड़ा सा बेटर ही तो है। तो इस पे एक्सीलेंट बाइमी कहते हैं कि वो क्लियरली तुम्हारे डिमोनिक डिसाइपल को थोड़ी फेम दे रहा है। थोड़ी देर पहले मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो तुम्हारा पक्ष ले रहा था, लेकिन अब जबकि तुमने ही इसकी शुरुआत की है तो मैं तुम्हें बता दूं, अच्छे होने के बाद भी सिर्फ तुच्छता दिखना, ये कौन सी बात हुई। तो अब एक्सीलेंट हायरन उससे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है जब जूफेन डबल ड्रैगन गैदरिंग में एंटर करेगा, तो तब हम दोनों ही उसे सिखाएंगे और तुम भी इसमें उतने ही शामिल हो। इस पर तो एक्सीलेंट बाइमी अपना मुंह मोड़ते हुए कहते हैं कि प्लीज, वो एक डिमोनिक कल्टिवेटर है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही सही है, जबकि मेरी टीचिंग्स तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सहायक के रूप में ही काम करेंगी और मुझसे तो पूरी सच्चाई से सीखने वाला सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हो सकता है। वो भले इस बार तो इस फाइट को हार गया, लेकिन मेरे अंदर सीख करके वो एक दिन जरूर एक ऊंची उड़ान बढ़ेगा। तुम ओल्ड टाइमर, तुम्हें तो बस हमारी करी गई डील को ही याद रखना है। एक्सीलेंट हायरन भी कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स, ये दोनों बाद में फिर से लड़ाई करेंगे ये देखने के लिए कि उन दोनों में कौन बेटर हो चुका है। फिर दोनों ही लोग खुश होते हुए हंस करके कहते हैं कि हाँ ये बात अब सेटल रही। और फिर इसी के साथ में वापस एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि रेफरी एल्डर सभी लोगों को बताते हैं कि हमारी इस बार की ये डबल ड्रैगन गैदरिंग अब यहीं पे खत्म होती है और अब इसके बाद में सभी के सभी सेक्टरों की टीम्स की सिंगल बैटल और टीम बैटल के स्कोर्स को गिना जाएगा, जैसे कि सभी सेक्टरों की आने वाली नई रैंक्स का हमें पता चलेगा। साथ ही हमारे इस वेस्टलैंड के 10 सबसे बेस्ट डिसाइपल्स को भी देखा जाएगा और अब इस असेसमेंट में थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसलिए अब तुम सब लोग आराम करने के लिए नीचे जा सकते हो। साथ ही जूफेन और उसकी टीम वहीं पे एक जगह पर आराम करने के लिए आ गई होती है। जूफेन भी काफी ज्यादा थकान की वजह से एक सीट के ऊपर आराम से बैठा हुआ होता है, मगर तभी वहाँ पे उसके सामने वेनेबलियान आते हैं और उससे कहते हैं कि हे स्टीवर्ट जू, व्हाट द हेल, आखिर अब तुम्हारे दिमाग में ये सब क्या चल रहा है, तुम फाइट तो
जीत गए, लेकिन आखिर फिर तुमने उस इनाम को क्यों नहीं लिया? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि 9 सेक्टरों में सबसे ज्यादा टॉप पे आने वाले को कितना कुछ मिलता है? अगर ब्रदर यार तुमने तो बिना किसी परवाह के अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को जीत हासिल करनी थी, मगर क्या तुम्हें पता है कि आखिर इससे मुझे कितना दर्द हुआ और इससे हमारे सेक्ट का कितना बड़ा नुकसान हुआ है? इस जीत से हम लोअर 3 सेक्टों से मिडिल 3 सेक्ट और उसके बाद सुपीरियर 3 सेक्ट और के बाद वेनेवलियन आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही जुवन कहता है कि और फिर परलोक से धार जाते। क्या आप ये चाहते हैं? जिसपे तो वेनेवलियन को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर जुवन ऐसा क्यों कह रहा है। जुवन उन्हें बताता है कि सबसे ऊंचे पेड़ को सबसे ज्यादा हवा मिलती है, मगर लेकिन डीमन स्कैमिंग सेक्ट एक छोटा सा सेक्ट है, अचानक से इतना जल्दी एक टॉप डॉग बन चुका है। तो मैंने लगता है कि ये चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा हाईली डेंजरस भी है। लोगों में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए जैसे कि सेक्टों में होती है, और बिना पावर और बिना सपोर्ट के इस तरीके का स्टेटस भी एक ही पल में बिखर जाता है। और इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के इंटरेस्ट के तौर पर मैं नहीं चाहता कि हम लोग बहुत तेजी से बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाएं। इतनी ज्यादा वेल्थ, इतना ज्यादा धन हमारे ऊपर ही बोझ बन सकता है। अभी हमारा डीमन स्कैमिंग सेक्ट बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो इतने ज्यादा प्रेशर को नहीं झेल सकता, क्योंकि इस सबसे वो सभी लोगों का एक इजी टारगेट बन जाएगा। जुफेन की ये सारी बातें सुनकर के वेनेवल कोई भी कहते हैं कि हाँ, जुफेन बिल्कुल सही कह रहा है। अचानक से इतने नीचे से सीधा टॉप सेक्ट की पोजीशन को नहीं ले सकते, वरना इससे हम ही लोग एक काफी बड़े खतरे में फंस जाएंगे। वेनेवल कोई की ये बात सुनकर तो इधर वेनेवलियन को भी थोड़ी शांति मिलती है। वेनेवलियन जुफेन से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये तो एक काफी ज्यादा शर्म की बात है जो कि हम जैसे ग्रेट वेनेवल्स भी अंधे हो गए और इस तरीके की बात को नहीं समझ पाए। जुफेन, वो तो भगवान का शुक्र है कि तुम हमारे साथ इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के इंचार्ज रहे हो। जुफेन कहता है कि हाँ बिल्कुल, किसी को भी एक बार में ही मोटा नहीं हो जाना चाहिए, वरना उसके होने वाले परिणाम लाभ के लायक बिल्कुल नहीं होंगे। और इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम लोग सिर्फ एक अच्छे रिजल्ट के लिए आए थे जो कि हमें ऑलरेडी मिल चुका है, और इतना हमारे सेक्ट को एक लंबे समय तक सपोर्ट और फ्यूचर डेवलपमेंट करने के लिए काफी है। तो इसलिए सबके एंड पे रैंकिंग्स कोई मायने नहीं रखती। हमें बस इतना ध्यान देना होगा कि ये काम बाहरी इंटरफेरेंस के बिना हो, और ये यहाँ मौजूद प्रमुख सेक्टों के बीच एक नियंत्रण और संतुलन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमें इस चीज के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में अंडरडॉग बनकर के एक बड़ा इनाम जीतना, ये तो बस इस प्रतियोगिता में हमारी जीत का बस सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि असली जीत तो बाकी के टॉप सेक्टरों से दोस्ती व्यवहार करने में है। पहले से मिडिल 3 सेक्टरों में से एक डीमन सोल सेक्टर के ऊपर हमारा ऑलरेडी एक फेवर है, इसकी वजह से उसे हमारे साथ में फ्रेंडली होना चाहिए। और साथ ही स्वॉर्ड गॉड सेक्ट भी उस बैटल की वजह से हमारा फ्रेंड बन चुका है, शायद हमारे लिए एक अच्छा सहयोगी, एक अच्छा अलाई होना चाहिए। और रही बात सुपीरियर 3 सेक्टरों की, तो भले ही मैंने येलन को काफी ज्यादा हेवीली इंजर्ड कर दिया है, क्योंकि ब्रदर वुकिंग एक मैन ऑफ हॉनर है, इसलिए हमारे लिए उसके करीब पहुंचना आसान होना चाहिए। जबकि रही बात हेलियन फ्लेम की, तो हेलियन फ्लेम तक शायद थोड़ी मेहनत करके पहुंचा जा सकता है। उधर तीनों के तीनों वेनेवल्स ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। उन्हें पता है कि ऑलरेडी उनके हेलियन फ्लेम के एक डिसाइपल यानमो के साथ में फाइट हो रखी है। तो उसी बात को याद करते हुए कोई लैंग्वेज जुफेन से कहता है कि स्टीवर्ट जू, आपको याद है कि लास्ट टाइम आपने यानमो को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, तो फिर इस सब के बाद में आखिर हम उसके करीब कैसे पहुंच सकते हैं? जिस पे जुफेन उन लोगों से कहता है कि इसी चीज को कहते हैं कि किसी बुक को इसके कवर को देख करके ही जज कर देना, लेकिन मुझ पे विश्वास करो, हेलियन फ्लेम तक पहुंचा जा सकता है।